हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम प्रतिदिन जो पुराने पेपर हो रखे हैं उनका करते हैं सॉल्यूशन, विशेष सेकंड ग्रेड। लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेमी की समवर्षा रेखा गुजरती है। यानी आपके सामने जो राजस्थान के जिले दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा जिलों का समूह है जहां पर जो समवर्षा रेखा है वो है आपके 40 सेमी। आप सब पढ़ते भी हैं कि राजस्थान के अंदर जब आप पढ़ते हैं सामान्य जलवायु वर्गीकरण, और ये जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण है, सामान्य जलवायु वर्गीकरण, इसका जो मुख्य आधार है वो वर्षा ही है। और इस आधार पर हम इस संपूर्ण राजस्थान को 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो भाग बनता है आपके शुष्क, एक बनता है आपके अर्ध शुष्क, एक बनता है आपके उपाद्र, एक बनता है आपके आर्द्र, और एक बनता है आपके अति आर्द्र। यही तो है, इसी प्रकार से तो है। फिर आप इसमें पढ़ते हैं कि 0 से लेकर 20 सेमी, फिर आप पढ़ते हैं 20 से लेकर 40 सेमी, फिर आप पढ़ते हैं 40 से लेकर 60 सेमी, फिर आप पढ़ते हैं 60 से लेकर 80 सेमी, और फिर हम पढ़ते हैं 80 से लेकर 120 सेमी। इस प्रकार से पढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 40 सेमी, यानी 20 से लेकर 40 सेमी की बात है। यानी कि बात जो है आपके सामने, वो आपके सामने क्षेत्र दे रखा है अर्ध शुष्क वाला। अब आपको बस पहचान करना है कि इनमें से कौन से जिले जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। बस पहला ऑप्शन देख लीजिए, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा। आप कहेंगे सर दौसा, टोंक, भीलवाड़ा ये सब आर्द्र में आते हैं, इसमें नहीं है। ठीक है। दूसरा है अलवर, जयपुर, उदयपुर। अब देख लीजिए, अलवर, जयपुर, उदयपुर ये सब आर्द्र में आते हैं, ये भी नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो सीकर है, नागौर है और जालोर है। आप कहेंगे सर ये तीनों तीनों इसी के अंदर आते हैं अर्ध शुष्क में, ये भी सही है। चौथा फिर भी देख लेते हैं, सीकर भी है। अजमेर, अजमेर आप सब जानते हैं अरावली का भाग है और अरावली उपाद्र में आती है, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने, 3 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला, अगला है आपके सामने। हाँ, आजकल अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, याद रखेंगे आप। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? दाहिने तट की सहायक नदी है। यानी कि बनास नदी जब हम पढ़ते हैं तब हम ये कहते हैं कि बनास नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है। यानी कि खमनोर की पहाड़ियां हैं जो कि कुंभलगढ़ पहाड़ियों का हिस्सा है, राजसमंद जिले से निकलती है और फिर इसी प्रकार होते हुए जिसके अंदर जाकर विलय होती है वह है, याद रखिएगा, चंबल नदी। और ये यहाँ से क्या आती है आपकी चंबल, इस चंबल नदी के अंदर विलय होती है। आपको पूछा जा रहा है कि ये जो बनास नदी है, इस बनास नदी के दाएं तट की ओर विलय होने वाली सहायक नदियां कौन सी है? दाएं तट की ओर विलय होने वाली। तो आप कहेंगे सर दाहिने तट की सहायक नदी पूछा जा रहा है आपसे, तो आप कहेंगे सर एक तो दे रखा है खारी नदी। आप कहेंगे सर जो खारी नदी है वो आपके यहाँ से आती है और इस प्रकार यहाँ आकर मिलती है। जहाँ पर ये जो खारी नदी है बनास में मिलती है, वहीं पर एक नदी और आती है, उसी का नाम क्या है, डाई नदी। तो एक त्रिवेणी संगम बन गया था। ठीक है। तो ऑप्शन में देखो खारी भी है और डाई भी है, उनकी लोकेशन ये रही। एक है कोठारी, कोठारी जो है वो बनास और खारी के बीच में है, कोठारी, ये रही कोठारी। फिर है आपके बेडच। बेडच की बात करते हैं तो याद रखिएगा प्रमुख रूप से मूल नाम तो है इसका आयड़। आयड़ नदी जिसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से, फिर वो उदय सागर झील में गिरती है और उसके बाद में फिर इसका नाम क्या हो जाता है, बेडच, और वो इस प्रकार यहां पर आकर विलय होती है। तो आप देख लीजिए, ये रही बनास नदी और बनास नदी के तहत ये रही चारों नदियां ऑप्शन में। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन चारों में एक ही भिन्न है,
वो कौन सी है? बेडच, यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है दाहिने तट की सहायक नदी, वो हो जाएगी आपके कौन सी? बेडच नदी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, 2 इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला है आपके सामने, लीजिए। अगला है, पूछा जा रहा है कि धोकड़ा, पलास, तेंदु, सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? यानी धोकड़ा है, प्लास है, तेंदु है और सेमल है, ये निम्न में से किस प्रकार के वन हैं? देखिए, धोकड़ा की हम बात करेंगे तो आपको पूछा जाए, याद रखिएगा, राज्य में सर्वाधिक प्रकार के वृक्ष यदि आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन से हैं? वो है धोक वृक्ष। प्लास आप सब जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है ढाक, जिसे हम बोलते हैं जंगल की आग या फिर वन की ज्वाला। क्या बोलते हैं? जंगल की आग या वन की ज्वाला, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्म। याद रखिएगा। फिर है तेंदु, और तेंदु वृक्ष जो है, इनकी पत्तियों से आप सब जानते हैं क्या बनाई जाती है? बीड़ी। मतलब यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं, धोकड़ा है, प्लास है, तेंदु है, ये सभी प्रकार के किस प्रकार के वन है? तो सागवान वन है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, हमारे राजस्थान में हालांकि पूछे भी जाते हैं कि सागवान वन सर्वाधिक कहाँ पर है, तो दक्षिणी राजस्थान में, जिले की बात करेंगे तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में। फिर है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। ये जो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है, शुष्क कंटीले वन जो हैं, वो मिलते हैं आपके मरुद्भिद वन में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में। ये भी नहीं है, ये दक्षिण में है, ये पश्चिम में है। फिर है आपके अर्ध उष्ण सदाबहार वन, और अर्ध उष्ण जो सदाबहार वन है, ये आपको देखने को मिलेंगे माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू में। मतलब 1, 2 और 4 नहीं, ऑप्शन नंबर जो यहां पूछा गया है कि ये किस प्रकार के वन है, तो ये है मिश्रित पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर है 3 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है कि राज 171 और मोती उन्नत जो किस्में हैं, वो किसकी है? किस्मों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लगभग हर पेपर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और भी पेपर हम सोल्व करेंगे आगामी लगातार। तो राज 171 और मोती उन्नत किस्में किसकी है? तो ये तो है बाजरे की, याद रखिएगा, किसकी है? बाजरे की। और इससे पहले जब हमने पेपर सोल्व किया था तो उसके अंदर शायद गेहूं की पूछी गई थी, याद रखिएगा। गेहूं की आप पढ़ते हैं, सोना कल्याण है, सोनालिका है, कोहिनूर है, याद रखिएगा। ये आपके गेहूं की, और इससे रिलेटेड भी आता है कि जैसे अब मक्का की फिक्स है आपके, लगभग आपको देखने को मिल ही जाता है, माही धवल या माही कंचन। माही धवल या माही कंचन। एक याद रखिएगा, माही सुगंधा। माही सुगंधा और चंबल जो है वो किसकी किस्म है? चावल की। लेकिन याद रखना, आपको पूछे चंबल, पार्वती और त्रिवेणी, ये किसकी किस्में हैं? ये किसकी किस्में हैं? तो याद रखिएगा, ये है अलसी की। ये किसकी है? याद रखिएगा, अलसी की। ठीक है, तो ये तीनों अलसी की है, ये चावल की है, ये मक्का की है, और ये आपके गेहूं की। इस प्रकार से क्वेश्चन। आगे अगला है, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है? यहां पर आपके सामने अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड कुछ कथन दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। असत्य कौन सा है, उसका चयन करना है। आप कहेंगे सर पहला क्या कह रहा है कि ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, जब पढ़ते हैं तो पहली बात यही पढ़ते हैं कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ये सही बात है। इसकी तुलना जो है वो यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है। आप कहेंगे नहीं सर, अक्सर हम पढ़ते हैं कि अरावली पर्वतमाला की तुलना यूएसए के
एप्लेशियन पर्वतमाला से की जाती है, याद रखिएगा, रॉकी पर्वत से नहीं करते। तो दो गलत है और यही पूछा गया। हालांकि आगे देखते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुई थी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये बात तो सही है। वर्तमान में अरावली जो है वो अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। अवशिष्ट पहाड़ियों का मतलब है बीच में से टूट फूट गई है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। प्राचीन समय की हम बात करते हैं तो वलित पर्वतमाला, वर्तमान के संदर्भ में हम देखते हैं तो ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। रचना विधि के आधार पर हम चर्चा करते हैं तो मोड़दार है ये। ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब पूछा गया कौन सा गलत है, तो गलत फिर 2 नंबर है आपके सामने, इसकी तुलना। ठीक है, चलिए आगे। अगला आपसे पूछा जा रहा है, सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री एक खाली जगह कंपनी है जिसकी इकाई खाली जगह में अवस्थित है। यहां पर दे रखा है सेंट गोबन जो ग्लास फैक्ट्री है वो आपके कहां पर है। तो सबसे पहली बात तो सर ये जो नाम दे रखा है ना, सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री, याद रखिएगा ये आपके है कहां पर, तो भिवाड़ी के अंदर। भिवाड़ी याद रखिएगा, पहले ये अलवर जिले का ही भाग था, अब वर्तमान के अंदर ये खेरतल तिजारा में आता है। याद रखिएगा भिवाड़ी जो है वो कहां पर है, खेरतल तिजारा। और भिवाड़ी आप सब जानते हैं राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर के रूप में है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर के रूप में देखा जाता है किसको, भिवाड़ी को। बाकी राजस्थान का मैनचेस्टर आप पढ़ते ही हैं, भीलवाड़ा है वो। ठीक है, और ये आपके कौन सी कंपनी, फ्रेंच कंपनी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। कंपनी फ्रेंच है और इकाई भिवाड़ी में है। भिवाड़ी पहले अलवर में था, वर्तमान के अंदर खेरतल तिजारा का भाग है। ठीक है, अगला अगला है आपके, लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है आपको। ये लो, दिख रहा है ना पूरा, ठीक है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, क्योंकि सूची फर्स्ट के अंदर जो है वो आपके दे रखे हैं पर्यटन स्थल, और सूची सेकंड के अंदर उनकी दे रखी है लोकेशन। ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला पर्यटन स्थल दे रखा है देलवाड़ा। देलवाड़ा देखिए आप सब जानते होंगे कि देलवाड़ा जैन मंदिरों का समूह है। वहां पर टोटल 5 जैन मंदिर बने हुए हैं, और ये आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर माउंट आबू, या फिर आप कह सकते हैं आबू पर्वत। माउंट आबू का अब नाम बदल दिया गया है, आबू राज है। ये तो आपको ध्यान नहीं है वैसे। तो देलवाड़ा जो है वो आबू पर्वत यानी कि शिरोई के अंदर है, जहां पर 5 जैन मंदिरों का समूह है, याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर है आपके नाकोड़ा जैन मंदिर। और ये जो नाकोड़ा जैन मंदिर है, ये आप जरूर याद रखेंगे कि ये आपके जिस जिले में है वो जिला है बालोतरा। याद रखिएगा कौन सा जिला है, याद रखिएगा बालोतरा। ठीक है, और बालोतरा जिले का आप पढ़ते हैं ना पंचगौरव, उस पंचगौरव के तहत पर्यटन स्थल भी यही है। कौन सा, नाकोड़ा जैन मंदिर, याद रखिएगा। हाँ, और फिर है रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम आप सब जानते हैं क्योंकि यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम होता है। किसका होता है, चंबल, बनास और शीप का। याद रखिएगा ये कहाँ पर है, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर के अंदर। फिर है त्रिपुरा सुंदरी, और त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है वो है आपके तलवाड़ा। तलवाड़ा के अंदर जिस गांव में आता है वो है, याद रखिएगा, उमरई गांव। और ये उमरई गांव तलवाड़ा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये है बांसवाड़ा में। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है, याद रखेंगे आप। ये कहाँ पर है आपके, त्रिपुरा सुंदरी, पांचाल राजवंश की कुलदेवी से संबंधित पढ़ते हैं आप, याद रखिएगा। तुरतई माता जिसका दूसरा अन्य नाम पढ़ते हैं आप, तुरतई माता। क्या नाम है, तुरतई माता। तो तुरतई माता है ये रामेश्वर धाम के अंदर। याद रखिएगा क्या है, त्रिवेणी संगम है, चंबल, बनास और शीप का। नाकोड़ा याद रखिएगा जैन मंदिर के रूप में है। देलवाड़ा 5 जैन मंदिरों का समूह है। ठीक है, अगला अगला है आपके, निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं, और जो अधिकांश आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, बाड़मेर, पाली, शिरोई तथा सांचौर में पाए जाते हैं। यानी कि गोवंश की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये है राजस्थान का मैप, और
इस गोवंश से संबंधित या पशुधन संपदा जो है ना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। यहाँ से देखिए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं आपको कौन सी गोवंश, वो है राठी। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सी है, थार पारकर, याद रखिएगा भाई। ये उत्तर है, ये आपके पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये आपके पूर्व है। तो उत्तर पश्चिम में कौन सी गोवंश है, राठी है। पश्चिम के अंदर कौन सी है, थार पारकर है। और याद रखिएगा यहां पर जो है यानी कि दक्षिण पश्चिम में कौन सी है, तो आप कहेंगे सर यहां पर है कांकरेज। कौन सी है, कांकरेज, याद रखिएगा। यहाँ पर दक्षिण पूर्वी के अंदर यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर है मालवी। अच्छा, राजस्थान के मध्य पूर्वी के अंदर यदि मैं बात करूंगा तो यहाँ पर है भीलवाड़ा अजमेर जैसे क्षेत्र में गिर है, याद रखिएगा, जिसे रेंडा कहते हैं। अब मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो यहाँ से निकल गया है, आंसर आ गया आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर पूछा भी ये गया है कि बाड़मेर, पाली, शिरोई और सांचौर कौन सी नस्ल है यहाँ, तो आप कहेंगे सर वो है कांकरेज। हालांकि आपको पूछा जाए राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा राठी। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं, याद रखिएगा राठी को। तो ये 4-5 तो स्पेशल है। हालांकि फिर आप देखेंगे सांचौर के अंदर सांचौरी भी देखने को मिलती है, यहाँ पर आपके हरियाणवी है, मेवाती है, ये भी है, लेकिन ये प्रमुख रूप से है 5 आपके सामने जहां से रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपको। ठीक है, लीजिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला है आपके सामने कि लोक देवताओं के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। एक तरफ लोक देवता है और एक तरफ वंश है। देखिए, हड़बूजी सामने दे रखा है पंवार, पाबूजी सामने दे रखा है राठौड़, गोगा जी सामने दे रखा है चौहान और रामदेव जी सामने दे रखा है तंवर। तो हम लिखते भी हैं तो आप ऐसे ही पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये सारे के सारे जो दे रखे हैं ये पंच पीर में शामिल हैं। तो हम पढ़ते भी हैं तो रामदेव जी तंवर है, गोगा जी चौहान है, पाबू जी राठौड़ है, हड़बू जी सांकला है, याद रखिएगा हड़बू जी क्या है, सांकला है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो आपके सामने क्या है, याद रखिएगा ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए जो है वो गलत दे रखा है। अगली बात, अगला है आपके सामने ये रहा, लीजिए क्या पूछा जा रहा है। अगला पूछा जा रहा है प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी। यहां पर है आपके सामने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। देखिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, ये जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है इसकी जो स्थापना है वो याद रखिएगा 22 जुलाई 1942 के अंदर एक वकील हैं जिनका नाम है रघुवर दयाल। इसी रघुवर दयाल द्वारा याद रखिएगा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था, याद रखिएगा। इसी परिषद का फिर अधिवेशन हुआ। अधिवेशन आपके रायसिंह नगर में हुआ था जो गंगानगर में है, और वहीं पर चन्ना निकासी आंदोलन के तहत गोलियां चली थी और उसमें किसान शहीद हो गया था। इसलिए आपको पूछा भी जाता है कि कौन से प्रजामंडल के तहत एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है बीरबल दिवस। आप कमेंट करके बताइए कि बीरबल दिवस का संबंध राजस्थान में कौन से प्रजामंडल से रहा है, कौन से प्रजामंडल से संबंधित बात है ये आप बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन आपके लिए कि बीरबल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। बाकी और भी क्वेश्चन हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, पुराने पेपरों के अंदर आए जो क्वेश्चन हैं उसके बाद तो हम देखते ही हैं, बाकी जो अन्य और हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल
तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हमने इन सभी क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। मिलते हैं अगले इसी प्रकार और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए और लगातार इसी प्रकार आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। धन्यवाद।